साल 2017 में एक फिल्म आई थी, शादी में जरूर आना। राजकुमार राव और कृति खरबंदा इस फिल्म में लीड रोल में थे। अब आप कहेंगे कि 8 साल पुरानी फिल्म की बात अब यहाँ हम क्यों कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि इस फिल्म का सीक्वल बनाया जाना है, जिसकी जानकारी खुद फिल्म के प्रोड्यूसर विनोद बच्चन ने दी है। इस फिल्म की शूटिंग कोटा के खूबसूरत लोकेशंस पर की जाएगी। इसकी जानकारी भी उन्होंने ही दी है, जिन्होंने शादी में जरूर आना के सीक्वल की शूटिंग लोकेशंस का कोटा में जायजा लिया। विनोद बच्चन ने कोटा के दर्शनीय स्थलों को घूमने के बाद हैरानी से कहा कि इतना सुंदर और भव्य लोकेशन होने के बावजूद कोटा अभी तक देश विदेश की फिल्मों में पहचान नहीं पा सका, जिसका वो हकदार है। तनु वेड्स मनु जैसी मशहूर फिल्मों के निर्माता हैं, वो कोटा पहुंचे हैं। सर, कोटा पहुंचे हैं, कैसा लगा आपको कोटा? पहले तो आपको वेलकम, कोटा आप पहुंचे हैं। थैंक यू चेतन। कोटा बहुत ही सुंदर, ऐतिहासिक एंड आधुनिक दोनों का मिक्सचर है, बहुत ही सुंदर है। चेतन में कम से कम 50 कंट्रीज़ में घूम चुका हूँ। अभी तक मुझे इस तरह के का लाइक ए रिवर फ्रंट, चंबल रिवर फ्रंट अनबिलीवेबल, देखने लायक है। सिटी पार्क, वन ऑफ द मोस्ट आधुनिक जिसे हम कह सकते हैं गार्डन है। आपकी पुरानी ऐतिहासिक धरोहर में पैलेसेस हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे पैलेस हैं। आपका गरड़िया बहुत ही बेहतरीन आपका फ्लावर पॉइंट है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ कोटा में देखने लायक है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि कोटा में अभी तक कोटा के बारे में भारतीय जनता को पता क्यों नहीं और क्यों लोग नहीं आते हैं। माननीय हमारे प्रिय लोकसभा स्पीकर ओम प्रकाश बिरला जी ने हमें इनवाइट किया, व्यवस्था की। उन्होंने कहा कि आप एक बार कोटा ज़रूर देखें। हम फिल्म निर्माता हमेशा नई नई लोकेशंस को डिस्क्राइब करते रहते हैं, जैसे कि लखनऊ, उत्तर प्रदेश में अब तक हमने कम से कम 6 से 7 हिट फिल्में बनाई हैं। उत्तर प्रदेश भी एक फिल्म लोकेशन के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट स्टेट बन गया। आज बहुत सारी फिल्में वहाँ शूट होती हैं, लेकिन कोटा आने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि राजस्थान वैसे भी बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही पुराना, बहुत ही सुंदर स्टेट है, राज्य है, लेकिन उस राज्य में कोटा एक ऐसी सिटी है, ये हमने कभी नहीं सोचा था। विनोद बच्चन जी, आप लगातार 2 दिन से घूम रहे हैं। जो विश्व स्तर पर चंबल रिवर फ्रंट है, वहाँ आप घूमे। आज ऑक्सीजन पार्क में आज आप घूमे। कहाँ आपको लगता है कि फिल्मों के लिए यहाँ पर आपने क्या चीज़ें देखी? क्या आगामी प्लान है आपका कोटा में? और चेतन, हम आए इसीलिए हैं कि हम क्या कोटा में कोई फिल्म बना सकते हैं। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि कोटा में सब कुछ है जो हमें फिल्मों के लिए चाहिए होती है। अच्छे अच्छे पैलेस हैं, रिवर फ्रंट हैं, नदियां हैं, तालाब हैं, बहुत सारे और अदर लोकेशंस हैं जहां हम फिल्मों में शूट करके दुनिया को दिखा सकते हैं। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं मुंबई के जुहू बीच पर, जहां बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार सफाई करते हुए देखे गए। दरअसल रविवार को अक्षय कुमार एक सफाई अभियान का हिस्सा बने। इसी बीच अक्षय ग्लव्स पहनकर सफाई करते दिखे। अक्षय ने गणेश विसर्जन के बाद बीच पर इकट्ठा हुआ कूड़ा साफ किया। इस दौरान उनके साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी और बेटी भी मौजूद थी। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं खेल के सफर पर, हॉकी के फील्ड पर, जहां भारतीय हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया है।
और देखिए, एशिया कप 2025 के फाइनल का खिताब अपने नाम कर इंडियन हॉकी टीम ने फिर से इतिहास रच दिया है। इस जीत के साथ ही भारतीय हॉकी टीम चौथी बार एशिया कप की विजेता बनी। वहीं भारतीय टीम ने साउथ कोरिया को हराकर अपना 12 साल पुराना बदला भी पूरा कर लिया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हॉकी के सिकंदर की। ये तस्वीरें देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। बधाइयों का तांता लगातार जारी है और देश में भी हर जगह पर जहां पर नजर दौड़ाएंगे वहां पर जश्न की तस्वीरें पाएंगे। इंडियन हॉकी टीम ने, आपको बता दें कि 12 साल का ये सूखा खत्म किया है और इस टीम को हराकर इंडियन टीम ने एक बार फिर से दिखा दिया है कि हम किसी से कम नहीं। तो भारतीय टीम ने हॉकी एशिया कप में इतिहास रच दिया है। भारत ने एशिया कप पर कब्जा कर लिया। उसने फाइनल में साउथ कोरिया को 4-1 से हराया। भारत के सामने कोरियाई टीम टिक नहीं पाई। इस तरह खिताब जीतने के साथ ही भारत ने अगले साल होने वाले हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने दमदार प्रदर्शन किया और एक भी मैच नहीं हारा। फाइनल में भारतीय जांबाजों के शानदार प्रदर्शन की पीएम मोदी ने तारीफ की और बधाई दी। प्रधानमंत्री ने टीम पर गर्व भी जताया है, यानी कि भारत के लिए ये जीत बड़ी है और इसके मायने भी काफी हैं। एशिया कप 2025 के फाइनल का खिताब किया अपने नाम कर भारतीय हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया। इस जीत के साथ ही भारतीय हॉकी टीम चौथी बार एशिया कप की विजेता बनी। वहीं भारतीय टीम ने साउथ कोरिया को हराकर अपना 12 साल पुराना बदला पूरा कर लिया। देखिए भारतीय हॉकी टीम की जीत पर हमारी ये खास रिपोर्ट। स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट और भारत माता का जय घोष। ये नजारा है राजगीर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का, जहां भारतीय हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया। हॉकी में टीम इंडिया ने चौथी बार एशिया कप के खिताब पर कब्जा किया है। रविवार को खेले गए एशिया कप के ऐतिहासिक फाइनल में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दक्षिण कोरिया की टीम को 4-1 से मात दी। हैरान करने वाली बात यह है कि पिछले 31 सालों में एशिया कप हॉकी का खिताब भारत और दक्षिण कोरिया ने ही जीता है। मतलब ये कि किसी तीसरी टीम ने पिछले 31 सालों में खिताब पर कब्जा नहीं किया है। पिछले 9 एशिया कप टूर्नामेंट में दक्षिण कोरिया 5 बार और भारत 4 बार जीता है। 8 साल बाद भारत ने चौथी बार एशिया कप का टाइटल अपने नाम किया है। आप हर मैच से सीखते हैं, जैसे मैं हर मैच के बाद भी यही बोलता हूँ कि प्लस और माइनस रहता ही हमेशा, बट कितनी जल्दी आप उसको एनालाइज करके उस पर वर्क करके चीज़ों को अप्लाई करते हैं वो मैटर करता है। तो आई थिंक एज ए टीम डिफेंस हमने काफ़ी अच्छी की है। एशिया कप में भारतीय हॉकी टीम की जीत दोहरी खुशी जैसी है, क्योंकि इस जीत के साथ ही मैन इन ब्लू ने अगले साल 2026 में होने वाले हॉकी वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, यकीनन जीत बड़ी है और इस जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश और टीम को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर क्या लिखा है वो आपको दिखाते हैं। बिहार के राजगीर में आयोजित एशिया कप 2025 में शानदार जीत के लिए हमारी पुरुष हॉकी टीम को बधाई। ये जीत और भी खास है क्योंकि उन्होंने पिछले विजेता दक्षिण कोरिया को हराया है। ये भारतीय हॉकी और भारतीय खेलों के लिए गर्व का क्षण है। हमारे खिलाड़ी और भी ऊंचाइयों को छूते रहे और देश को और भी गौरवान्वित करते रहे। तो प्रधानमंत्री भी इस कामयाबी को लेकर काफी ज्यादा खुश हैं। और देखिए, हॉकी में जीत के बाद देश में जश्न की लहर दौड़ गई है। अमृतसर में भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी दिलप्रीत सिंह के घर से जश्न की तस्वीरें सामने आई। परिवार ने इस जीत पर खुशी जताई है। वहां मिठाई भी बांटी गई और सेलिब्रेशन भी किया गया। वहीं की तस्वीरें आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 2 गोल किए हैं, इसकी बहुत खुशी है, लेकिन इंडिया टीम जीती है, सबसे बड़ी ये खुशी है। बहुत अच्छा लगा। जो नेक्स्ट 2026 में 2026 में होना है वर्ल्ड कप, उसमें ये डायरेक्ट एंट्री होगी है, ये डायरेक्ट टीम जाएगी। तो कैसी खुशी है? बहुत खुशी है, बहुत अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा लगा। इंडिया टीम जीती। हाँ, मिठाई खाई है, आपको खाओ, आप भी मुंह मीठा करो। बहुत ज्यादा खुशी हुई है। आपके बेटे ने 2 गोल मारे आ, इंडिया टीम का नाम रोशन किया। बहुत वधिया लगा। बहुत खुशी का माहौल है जी, अज बहुत खुशी का माहौल है। मिठाइयां खा रहे हैं। बाबा केदारनाथ के भक्तों के लिए गुड न्यूज आई है। केदारनाथ घाटी में मौसम इन दिनों बिल्कुल साफ है, जिसके बाद बाबा के दरबार में एक बार फिर से भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया है। केदारनाथ में एक तरफ जहां पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है, तो वहीं खुली धूप बाबा के भक्तों को सुकून देती हुई देखी जा सकती है।
हर हर महादेव और बाबा केदार के जयकारों से केदारनाथ धाम गूंज रहा है। मौसम की आंख मिचोली के बीच केदारनाथ धाम में रौनक एक बार फिर लौटने लगी है। बादलों के छटने के साथ ही बाबा के भक्तों के चेहरे भी खिल उठे हैं। मौसम साफ होते ही बाबा केदार के धाम की यात्रा ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। भारी संख्या में श्रद्धालु और भक्त दर्शन के लिए यहां पहुंचने लगे हैं। केदारनाथ मंदिर के सामने लंबे समय के बाद भक्त दर्शन के लिए कतारों में खड़े नजर आए। रुद्रप्रयाग में जहां एक और पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है, तो वहीं केदारनाथ धाम में खिली धूप बाबा के भक्तों का स्वागत कर रही है। कुल मिलाकर यहाँ फिलहाल जो माहौल है वो श्रद्धालुओं को खूब लुभा रहा है। पितृपक्ष शुरू होते ही बाबा के दरबार में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने लगी है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में पिछले काफी दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी था, जिसके चलते कई बार यात्रा रोकनी पड़ी थी और भक्तों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब मौसम बदला है तो धीरे धीरे यात्रा भी पटरी पर लौटने लगी है। मौसम का ये बदलाव केदारनाथ आने वालों के लिए शुभ संकेत है। मौसम यूं ही साफ रहा तो आने वाले वक्त में यहाँ बाबा के भक्तों की संख्या भी दिन ब दिन बढ़ जाने की उम्मीद की जा सकती है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राजस्थान के सवाई माधोपुर में माता सीता के पवित्र धाम में इन दिनों रौनक के रंग बिखरे हैं। अरावली पहाड़ियों में मौजूद सीता माता का ऐतिहासिक मंदिर भक्तों से गुलजार है, क्योंकि यहाँ 3 दिन तक चलने वाले मेले का भव्य और दिव्य आयोजन धूमधाम से हुआ है। रणथंभौर के घने जंगलों और अरावली की पहाड़ियों के बीच उमड़ता भक्तों का सैलाब। घने जंगल और अरावली की पर्वतमाला के मध्य रामायण काल का माता सीता का मंदिर, जिसकी छटा इन दिनों निराली है। भक्तों की भीड़ है, उत्साह है, उमंग है और उल्लास है, क्योंकि माता सीता के इस पवित्र धाम में 3 दिन तक चलने वाले मेले का आयोजन धूमधाम से संपन्न हुआ। भगवान राम के टाइम का स्थान है ये वाल्मीकि जी का आश्रम था। ये यहाँ पे माता सीता जी ने निवास किया। वनवास काल में यहाँ पे कुछ समय यहाँ पे व्यतीत किया था सीता माता ने। यहाँ पर लव कुश का जन्म भी यहीं हुआ है, ऐसा कुछ जन्म भी यहीं हुआ है, ऐसी मान्यता। आस्था से जुड़ा ये मेला अपने अंतिम दिन लाखों श्रद्धालुओं की भक्ति और श्रद्धा के साथ संपन्न हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पितरों यानी पूर्वजों के सम्मान, उनके प्रति आभार प्रकट करने के पर्व पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान लोग अपने पितरों के पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म करते हैं ताकि उन्हें मोक्ष मिले। साथ ही पूर्वजों का परिवारजनों को आशीर्वाद मिल सके। संगम नगरी प्रयागराज से लेकर हरिद्वार और बद्रीनाथ से लेकर बिहार के गया तक बड़ी तादाद में श्रद्धालु पिंडदान के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। सनातन परंपरा का पवित्र कालखंड पितृपक्ष जो अब आरंभ हो चुका है। पितृपक्ष यानी वो अवधि जब संतानें अपने पितरों के प्रति श्रद्धा, कृतज्ञता और मोक्ष की प्रार्थना करती हैं। पितृपक्ष यानी पितरों का पक्ष, ऐसा समय जब पितरों यानी पूर्वजों के लिए पूरी श्रद्धा से अर्पण और तर्पण किया जाता है। ये जीवन के सभी ऋणों से मुक्ति का समय है, पूर्वजों का आशीर्वाद पाने का समय है। पितृपक्ष की शुरुआत के मौके पर प्रयागराज में भी
संगम तट पर हजारों श्रद्धालुओं ने पितरों की शांति के लिए पिंडदान और तर्पण किया। हालांकि रविवार की रात चंद्र ग्रहण लगने के कारण मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए थे, लेकिन ग्रहण के खत्म होने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में ही मंदिरों को पवित्र कर एक बार फिर कपाट खोले गए। तीर्थ पुरोहितों के अनुसार पितृ मुक्ति का प्रथम पिंडदान प्रयागराज में होता है। यहाँ किए गए पिंडदान से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रयागराज को पितृ मुक्ति का प्रथम और मुख्य द्वार माना जाता है। जब कोई घर से पिंडदान करने के लिए निकलता है, गया वर्जन श्राद्ध करने के लिए निकलता है, तो सर्वप्रथम वो प्रयागराज में आता है, वो विष्णु मुख कहलाता है। फिर उसके बाद वो काशी में करते हैं, विष्णु नाभि काशी में। फिर उसके बाद वो करते हैं गया जी में, जो कि चरण गया जी है। और ये तीनों करने के बाद लोग जो है जब कभी अवसर लगता है तो जाके बद्रीनाथ केदारनाथ में भी पिंडदान करके वो जो है अपने पितरों को मोक्ष दिलाते हैं। धर्म नगरी हरिद्वार के प्राचीन नारायणी शिला मंदिर में भी पितृ पक्ष के आरंभ के बाद भक्तों की भीड़ पहुंची। यहाँ हजारों श्रद्धालु अपने पितरों के श्राद्ध के लिए पहुंचे। पुजारियों के अनुसार नारायणी शिला में की गई पूजा से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है और सुख शांति की प्राप्ति होती है। जो यहाँ श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों के लिए श्राद्ध करता है, वह अपने 100 पितृकुल पिता बाबा आदि और 100 मातृकुल अर्थात नाना नाना आदि और स्वयं का मोक्ष कर लेता है। इसमें कोई संशय ही नहीं। भगवान विष्णु के सर्वश्रेष्ठ धाम बद्रीनाथ को मोक्ष का धाम कहा जाता है। इसी वजह से पितृपक्ष के मौके पर बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाल घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। अलकनंदा नदी के किनारे स्थित ब्रह्मा जी के मस्तक स्वरूप इस शिला पर अंतिम पिंडदान करने से किसी दूसरे स्थान पर पिंडदान की आवश्यकता नहीं रहती। महाकाल की नगरी उज्जैन में भी श्राद्ध की बयार बह रही है। सिद्धवत घाट और गाय कोठा तीर्थ पर हजारों श्रद्धालु श्राद्ध करने पहुंचे। कहते हैं कि यहाँ माता सीता ने वनवास काल में वट वृक्ष रोपित किया था। वहीं गाय कोठा में भगवान कृष्ण ने अपने गुरु के पुत्रों की मुक्ति के लिए छिपी फाल्गु नदी प्रकट की थी। पिंडदान के लिए यहाँ गया जी जैसा महत्व है। यहाँ दशाकर्म होता है, नाग बलि नारायण बलि होती है, पितृ शांति के लिए जो है त्रिपिंड श्राद्ध होता है और फिर अंत में भगवान को दूध चढ़ाया जाता है। ये पितरों की शांति होती है तो घर में सुख शांति होती है। पितृपक्ष में पिंडदान की परंपरा के लिए प्रयागराज, काशी और गया खास माने जाते हैं। गया में श्राद्ध करने की मान्यता हजारों वर्षों से चली आ रही है। यहाँ होने वाला पितृपक्ष मेला विश्व भर के श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। यही वजह है कि गया के विष्णुपद मंदिर में NRI कल्याण ने अपने दिवंगत भाई और पितरों के लिए पिंडदान किया। हमारा भाई गुजर गए थे पिछले साल, तो उनका प्रथम संवत्सरिक पूजा के लिए आए थे हम इधर। हम यही भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनको वैकुंठ लोक मिले। इस बार पितृपक्ष के मौके पर एक दुर्लभ संयोग भी बन रहा है, क्योंकि इस साल पितृपक्ष का आरंभ 7 सितंबर से हो रहा है और इसका समापन 21 सितंबर को होगा। यानी पितृपक्ष की शुरुआत चंद्र ग्रहण से होकर समापन सूर्य ग्रहण पर होगा। पितृपक्ष केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि भावनाओं और आत्मिक ऋण से जुड़ी एक ऐसी साधना है जो व्यक्ति को अपने पूर्वजों से जोड़ती है। देश भर के पवित्र तीर्थ स्थलों पर हो रहा अनुष्ठान श्रद्धा, कृतज्ञता और मोक्ष की एक अद्वितीय यात्रा है। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल, प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव, चमोली से कमल नयन सिलोड़ी और उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ गया से पंकज कुमार। गुड न्यूज टुडे। ग्रहण खत्म होने के बाद उज्जैन के महाकाल मंदिर की सफाई की गई। मंदिर के कपाट और सभी देवी देवताओं की मूर्ति को अच्छे से साफ किया गया। पानी की बौछार से मंदिर का कोना कोना साफ किया। सुबह पूजा शुरू होने से पहले सफाई का काम पूरा कर लिया गया।
महाकाल मंदिर की सफाई के बाद ब्रह्ममुहूर्त में महाकालेश्वर का अभिषेक हुआ। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से भगवान को स्नान करवाया गया। पंचामृत से स्नान के बाद भव्य श्रृंगार हुआ। इसके बाद महाकाल की भव्य आरती उतारी गई। भस्म आरती का नजारा तो देखने लायक था। बड़ी संख्या में भक्त अभिषेक और आरती के दौरान मंदिर परिसर में मौजूद रहे। में प्रातः काल की भस्म आरती से पूर्व पहले महाकालेश्वर का मंदिर पूरा धोया गया भगवान का, एवं गर्भगृह धोया गया। विधि विधान से समस्त पुजारी पुरोहित द्वारा अभिषेक पूजन किया गया। भगवान का पंचामृत पूजन किया गया। उसके बाद श्रृंगारित कर भगवान को भस्म आरती करी गई एवं समस्त भक्तों की मनोकामना पूर्ण हेतु बाबा से प्रार्थना करी कि हे भगवान महाकालेश्वर, आपके समस्त भक्तों का कल्याण हो, समस्त संसार का कल्याण हो और बाबा महाकाल के आशीर्वाद सदैव बने रहे। तो दिखा रहे हैं किस तरीके से ग्रहण के बाद पूरे मंदिर परिसर को साफ किया गया है। सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण साल का जो कल रात लगा और उसके बाद आज सुबह जब मंदिरों के कपाट खुले तो पहले मंदिरों की साफ सफाई की गई, शुद्धिकरण किया गया और तब जाके भस्म आरती हुई। उज्जैन से 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।